नेतन्याहू 2009 से इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल किए, लेकिन आज़ाद मीडिया आड़े आया। मीडिया ने नेतन्याहू और उनकी अहलिया की करप्शन को बेनकाब किया और ये मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा कि नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा कायम करके उन्हें अदालत से सज़ा दी जाए। इस मुश्किल में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उनकी मदद को आए और उन्होंने पिछले साल मिडल ईस्ट पेस प्लान के नाम पर नेतन्याहू को सहारा देना शुरू कर दिया। 2018 में अमेरिका ने अपना सफारतखाना तल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल कर दिया, जो मसला फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी था। लेकिन ट्रंप इंतजामिया के इस फैसले से नेतन्याहू को बहुत ज्यादा सियासी फायदा हुआ। ताहम इसके बावजूद मार्च 2020 में होने वाले इंतखाबात में नेतन्याहू वाज़ेह अक्सरियत हासिल न कर सके। उन्हें अपोजिशन के साथ एक मुआहदा करना पड़ा, जिसके तहत 1.5 साल नेतन्याहू और 1.5 साल अपोजिशन रहनुमा इसराइल के वज़ीर आज़म रहेंगे। नेतन्याहू वज़ीर आज़म तो बन गए, लेकिन मई 2020 में उनके खिलाफ करप्शन के इल्जाम में यरूशलेम की एक अदालत में ट्रायल शुरू हो चुका है। इसराइल के एक अखबार के मालिक के साथ नेतन्याहू की गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी सामने आ चुकी है, जिससे वो एक दूसरे अखबार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इस सूरत हाल में एक दफा फिर ट्रंप इनकी मदद कर रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरैन के साथ इसराइल के सफारती ताल्लुकात कायम करवा के खुद भी फायदा हासिल किया और नेतन्याहू को भी काफी सियासी ताकत दे दी। अब ओमान पर भी दबाव डाला जा रहा है कि इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए जाएं। ट्रंप इंतजामिया मुख्तलिफ अरब ममालिक को मशरिक वस्ता में अमन के नाम पर इसराइल के साथ ताल्लुकात पर राजी कर रही है, लेकिन जो भी इसराइल के साथ दोस्ती का ऐलान करता है उसके खिलाफ फलस्तीन के मकबूजा इलाकों में मुजाहरे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ट्रंप के मौजूदा मिडल ईस्ट प्लान का मकसद मसले फलस्तीन को हल करना नहीं, बल्कि अपने और नेतन्याहू के लिए सियासी फायदा हासिल करना है। जिस प्लान पर मजलूम फलस्तीनी सीख पा हैं, उस प्लान का हिस्सा बनना अमन कायम करने की कोशिश नहीं, बल्कि नेतन्याहू और ट्रंप की मदद है। ट्रंप इस साल नवंबर में अमेरिकी इंतखाबात से पहले पहले अपने नाम नेहाद मिडल ईस्ट प्लान को काफी आगे बढ़ा चुके हैं और इनकी कोशिश है कि अफगान अमन मुज़ाकरात में भी कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। लेकिन अफगान तालिबान बहुत एहतियात से आगे बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान के बारे में अमेरिकी पॉलिसी साजों के असल प्लान पर किसी और वक्त बात करूंगा। फिलहाल ये अर्ज करना है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इस साल के आखिर तक पाकिस्तान और सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लें। अगर ऐसा हो जाए तो नेतन्याहू इसराइल में एक हीरो का दर्जा पालेंगे और उनके खिलाफ करप्शन के मुकदमात का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस हकीकत में कोई शक नहीं कि इसराइल 1948 से इस कोशिश में है कि पाकिस्तान उसे तस्लीम कर ले, लेकिन नेतन्याहू की कोशिशों का पस मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ है। नेतन्याहू ने 2015 में ये शोशा छोड़ा था कि दूसरी जंग अजीम में हिटलर की तरफ से यहूदियों के खिलाफ किए जाने वाले इकदामात के मास्टरमाइंड मुफ्ती आजम फलस्तीन सैयद अमीन अल हुसैनी थे। नेतन्याहू के इस दावे को कई इसराइली अहले फिक्र व दानिश ने जुठला दिया, लेकिन इस दावे के फौरन बाद ही बीजेपी के एक हामी हिंदुस्तानी दानिशवर अरावी नंदन नेलाकंडन ने ये दावा कर दिया कि अल्लामा इकबाल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुफ्ती अमीन अल हुसैनी दरअसल हिटलर की यहूदी दुश्मन सोच के हामी थे और इसीलिए तहरीक पाकिस्तान में बार बार फलस्तीन का नाम इस्तेमाल किया गया। इस हिंदुस्तानी दानिशवर ने मुफ्ती अमीन अल हुसैनी की कायद आज़म और लियाकत अली खान के साथ तस्वीर को भी खूब इस्तेमाल किया, लेकिन वो ये भूल गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मसला फलस्तीन का जिक्र दूसरी जंग अजीम के दौरान नहीं, बल्कि पहली जंग अजीम के दौरान शुरू कर दिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास मुनक्किदा कलकत्ता 30 दिसंबर ता 1 जनवरी 1917 में पहली दफा बैतुल मुकद्दस के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया। इस इजलास की सदारत मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तस्वीर से कराई गई, क्योंकि वो जेल में थे। 1918 के सालाना इजलास मुनक्किदा दिल्ली में ए के फजलुल हक की सदारत में मुस्लिम लीग ने बैतुल मुकद्दस और नजफ अशरफ पर बरतानवी कब्जे की मजम्मत की और 23वीं सालाना इजलास मुनक्किदा दिल्ली में ऐलान बिलफौर को भी मुस्तरद कर दिया गया। इस दौरान मौलाना मोहम्मद अली जौहर का लंदन में इंतकाल हो गया तो मुफ्ती अमीन अल हुसैनी ने उन्हें बैतुल मुकद्दस के अहाते में दफन कराया। उनकी कब्र पर मोहम्मद अली अल हिंदी तहरीर है। बाद इसराइली मुहक्किकीन का दावा है कि मोहम्मद अली जिन्नाह की तरफ से मुफ्ती अमीन अल हुसैनी को खुफिया माली इमदाद दी जाती थी, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रिकॉर्ड के मुताबिक फलस्तीन फंड खुफिया नहीं था, बल्कि आम मुसलमानों से चंदा जमा करके मुफ्ती अमीन अल हुसैनी को फराहम किया जाता था। मुफ्ती साहिब और कायद आज़म के दरमियान खत व किताबत कायद आज़म पेपर्स में मौजूद हैं, कुछ भी खुफिया नहीं। अमरीकी CIA की एक डी क्लासिफाइड रिपोर्ट के मुताबिक मुफ्ती अमीन अल हुसैनी 1951 में पाकिस्तान आए तो उन्होंने न सिर्फ आजाद कश्मीर के ओडी सेक्टर जाकर तहरीक आजादी कश्मीर की हिमायत की, बल्कि वो काबुल भी गए और पाक अफगान दोस्ती के लिए भी कोशिश की। हुकूमत पाकिस्तान मुफ्ती साहब को वाना भी लेकर गई, जहाँ उन्होंने वजीरिस्तान के कबायली अमायदीन से कहा कि वो ममलिकत पाकिस्तान को मजबूत बनाए। बरतानवी हुकूमत ने मुफ्ती साहब को वार क्रिमिनल डिक्लेयर कर रखा था और बरतानिया को मतलूब ये शख्स हुकूमत पाकिस्तान का मेहमान बन गया। लियाकत अली खान के कत्ल के बाद
बाद मुफ्ती साहब पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन बरतानिया को मतलूब रहने वाले इस फलस्तीनी आलिम को नेतन्याहू आज भी कोसता है। इस फलस्तीनी आलिम के साथ तहरीक पाकिस्तान की क़यादत का ताल्लुक उन सब के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ है जो अल्लामा इकबाल और कायद आज़म को अंग्रेजों का साथी करार देते हैं और आजकल पाकिस्तान और इसराइल की दोस्ती के लिए हलकान हो रहे हैं। मसला फ़लस्तीन हल किए बगैर इसराइल को तस्लीम करने का मतलब पाकिस्तान के मफादात का नहीं, नेतन्याहू और ट्रंप के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान खान से लाख इख्तलाफ करें, लेकिन इसराइल को तस्लीम करने से इनकार करके वो कायद आज़म के रास्ते पर चल रहे हैं। वो ख्याल रखें कि मीडिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ भी कायद आज़म का रास्ता है।